गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आपने पहले सदाम जी आपको पढ़ा रहे थे और गाउस लॉ आपको पढ़ा दिया था और आपके गाउस लॉ के एप्लीकेशन चल रहे थे और गाउस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, यह आपका लास्ट टॉपिक यहाँ से छूटा हुआ था। तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ का यूज करते हुए तो डायरेक्शन आपको उसमें निकाल दी थी। जैसे हमारे पास लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर प्लस 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 चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। पिछले लेक्चर में आपको सामने ने बता दिया था। आज हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप डायग्राम को देखो। एक लॉन्ग वायर है इन्फिनिटी लेंथ का। यहां पर हमने एक गाउसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस को क्या किया है, इमेजिन किया है, जिसकी लेंथ कितनी है l और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r। लेंथ है l, रेडियस है r, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कर्व पाथ के कारण। ये जो कर्व पाथ आपको दिखाई दे रहा है इसके कारण। इसके बाद सर्कुलर पाथ के कारण निकालेंगे। तो सर्कुलर पाथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारे पास E और इसका स्मॉल पार्ट जो होगा ds वो होगा परपेंडिकुलर। इसी तरह यहां पर सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसी डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ वी रिक्वायर ए गाउसियन सरफेस। गाउस लॉ को यूज करने के लिए एक गाउसियन सरफेस की जरूरत होती है। ए गाउसियन सरफेस फॉर दिस सपोज, इमेजिन क्या है, सपोज क्या है, वी ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस को क्या किया है, इमेजिन किया है, जिसकी रेडियस कितनी है r। ठीक है, गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड एक्सिस कोइंसाइडिंग द लीनियर चार्ज AB। ये एक वायर है जो इसके एक्सिस पर है और यहां पर चार्ज है प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट P पर हमें AB पॉइंट P lies on the curved surface of the cylindrical the enclosed surface charge Q। तो सरफेस चार्ज यहां पर दे रखा है Q। तो लाइन चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी होगी। लाइन चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q इक्वल टू हम ले सकते हैं लैम्डा L। तो Q इक्वल टू हम ले सकते हैं लैम्डा L। तो यहाँ पे द इनक्लोज चार्ज, इस गाउसियन सरफेस में जो इनक्लोज चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वो होगा Q इक्वल टू लैम्डा L, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं वी नाउ दैट गाउस लॉ। गाउस लॉ आपने पढ़ लिया होगा। तो गाउस लॉ क्या होता है, phi E इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और यहाँ पे हम ले सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास गाउस लॉ। तो हमने यहाँ लिखा phi E is equal to Q upon epsilon naught और phi E is equal to E dot ds। फ्लक्स की वैल्यू phi की वैल्यू Q upon epsilon naught के इक्वल भी होती है और phi की वैल्यू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dot ds के इक्वल भी होती है। तो हम यहाँ पढ़ लेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 3 से। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमारे पास दोनों की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E dot ds Q upon epsilon naught। ठीक है, इसके बाद Q की वैल्यू कहां से रखेंगे, Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे लैम्डा L। तो E डॉट ds इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा में चेंज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होता है sin थीटा और डॉट प्रोडक्ट होता है cos थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं
इक्वल टू लेम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो कर्व पाथ से निकल रहा है और सर्कुलर पाथ से निकल रहा है और ऊपर वाले सर्कुलर पाथ से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास E डॉट ds cos थीटा इक्वल टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तीन पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ थ्री पार्ट। इस टोटल जो हमारे पास सरफेस दे रखी है गॉसियन सरफेस, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला पार्ट होगा हमारे पास फर्स्ट E डॉट ds cos थीटा, सेकंड E डॉट ds cos थीटा, थर्ड E डॉट ds cos थीटा इक्वल टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा। यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ, और यहां स्मॉल पार्ट की जो डायरेक्शन होगी, स्मॉल पार्ट की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरफ होगी। E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास ये हो गया। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में वही पहले जैसी, लेकिन यहां पर जो सर्कुलर पाथ है और वहां पर एक स्मॉल पार्ट की जो डायरेक्शन निकालेंगे वो कहां होगी, ऊपर की तरफ। तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल यहां पर बन जाएगा हमारे पास, एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। इसी तरह नीचे वाला जो सर्कुलर पाथ है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो पहले वाली दिशा में ही होगी, लेकिन यहां पर भी जो एंगल बनेगा सर्कुलर पाथ पे, यहां पर स्मॉल पार्ट की जो हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो नीचे की तरफ होगी। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में E और ds दोनों होंगे पैरेलल, और सेकंड और थर्ड पार्ट में E और ds होंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो E और ds दोनों हैं पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। दोनों जब पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू 1। तो cos 0 की वैल्यू यहां पर cos 0 की वैल्यू रख देंगे 1। इसी तरह इनपुट कर देंगे यहां पे। इसी तरह सेकंड पार्ट की बात करते हैं, E परपेंडिकुलर ds, E परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो cos 90 की वैल्यू यहां पर सेकंड पार्ट में cos 90 की वैल्यू 0 रखेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं, E परपेंडिकुलर ds परपेंडिकुलर हो तो एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो cos 90 0 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू cos 0 की वैल्यू, cos 90 और cos 90 की वैल्यू, इस जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो E डॉट ds cos 0 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल 0, तो यहां पे 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम यहां पे cos 90 की वैल्यू 0 लेंगे, तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा E इंटीग्रेशन dx इक्वल टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds हमारे पास क्या है, ds हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड पाथ। टोटल एरिया हमें निकालना है, कर्व पाथ का एरिया निकालना है। कर्व पाथ का एरिया क्या होगा, सिलेंडर के लिए कर्व पाथ का जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई rl। 2 पाई rl, तो ds की जगह हम 2 पाई rl इनपुट कर सकते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो E इंटीग्रेशन ds इक्वल टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds की वैल्यू हमने क्या निकाली, टोटल एरिया ऑफ कर्व पाथ। तो टोटल एरिया ऑफ कर्व पाथ क्या होता है, 2 पाई rl। तो E इक्वल टू हम ले सकते हैं E डॉट 2 पाई rl इक्वल टू लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 पाई r। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर की जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास E इक्वल टू 2
लेमडा अपॉन आर। इसको हम k कांस्टेंट में बदल सकते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं हम 5। इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, e इज इक्वल टू 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर 2 into 2। तो वैल्यू आ जाएगी e इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है, कूलॉम कांस्टेंट होता है। तो e इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, इसकी वैल्यू आएगी e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म e वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r डॉट r के यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r डॉट r के। e और r का रिलेशन क्या है, e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। तो e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में अगर हम ग्राफ खींचें, ग्राफ बिटवीन e एंड r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, e r, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। देखो आप यहां से पता लगा सकते हो, r की वैल्यू अगर कम होगी तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। r की वैल्यू कम होने पर e की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां से अगर आप r की वैल्यू नंबर करो 0 1 2 3 4 5, इसी तरह 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर 1 वैल्यू लेंगे, e की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह r की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर r की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, इसलिए मान लो 5, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वायर लेना है, उस पर एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस का क्या करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद हमें r रेडियस और l लेंथ के गाउसियन सरफेस का क्या करना है, इमेजिन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट लेंगे, उसकी डायरेक्शन e की डायरेक्शन में होगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में e की डायरेक्शन ds के परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह थर्ड पार्ट में e की डायरेक्शन ds के परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करेंगे, गाउस लॉ लेंगे। गाउस लॉ हमारे पास क्या होगा, phi is equal to q upon epsilon naught, और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी lambda l upon epsilon naught, ठीक है। इसके बाद phi is equal to होता है e dot ds, तो e dot ds cos थीटा। हमारे पास यहाँ से फ्लक्स 3 पार्ट से निकल रहा है, एक तो कर्व पाथ और 2 सर्कुलर पाथ। तो इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। दो जो हमारे पास 2 पार्ट जो होंगे हमारे पास, वहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास केवल एक ही पार्ट बचेगा, e डॉट ds लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds हमारे पास होता है टोटल एरिया ऑफ कर्व पाथ, होता है 2 pi rl। यहां पे वैल्यू इनपुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, तो e इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। वेक्टर फॉर्म r के लेना है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r के इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। e और r में रिलेशन e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। e और r में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ेंगे।